एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की, जो कि हैं DSSB के लिए। और इसमें हम करेंगे आज की क्लास में DSSB PRT का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप ये ना सोचें कि अगर हम PRT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ही हम इसको सीरीज़ को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो DSSB है वो एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, वही सबके एग्ज़ाम लेती है, जैसे कि TGT है, PGT है, या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम है आपका LDC क्लर्क, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जिसमें कि ये कॉमन पेपर अगर आपका सेम है, जैसे अगर इंग्लिश आ रही है दूसरे एग्ज़ाम में भी, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये कॉमन जो पेपर है इसमें सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ये DSSB है जो एग्ज़ाम ले रही है, सभी में इसमें सिमिलैरिटीज़ देखने को आपको मिलेगी। तो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो सभी के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा अगर आप, जैसे ये आज की वीडियो है ये इंग्लिश पर आधारित है, तो इंग्लिश ग्रामर अगर आपका आता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो DSSB के अलावा भी हो, तो भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी आज की क्लास। तो रेगुलर सीरीज़ को फॉलो करें, और चैनल अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये 4 वर्ड हमें दिए हुए हैं और इसमें हमें सही स्पेलिंग वाला जो वर्ड है वो चूज़ करना है। आप चाहें तो इसे क्विज़ की तरह देख सकते हैं वीडियो को। आप मेरे आंसर बताने से पहले आंसर कर सकते हैं और उसके बाद आप सही उत्तर देखें। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, कोरेस्पोंडेंस जो है ये हमारा सही स्पेलिंग होगी इसकी CORRESPONDENCE। तो ये होगी कोरेस्पोंडेंस की सही स्पेलिंग। इसमें ध्यान रखेंगे, कहीं कभी कभी आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो सकता है, डी के बाद आप ए लगा सकते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, या फिर आप आर एक यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारी मिस्टेक्स हैं जो कि हमारे जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं इनमें हम मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ध्यान रखेंगे ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो कोरेस्पोंडेंस के बारे में देख लेते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। तो कोरेस्पोंडेंस होता है अ रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर आइडियाज़ और फैक्ट्स। तो ये कनेक्शन बताता है बेसिकली 2 या फिर 2 से ज़्यादा आइडियाज़ या फिर फैक्ट्स के बीच में। अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करके देखें, सेंटेंस इसका बना करके देखें, तो हम ऐसे बना सकते हैं कि देयर वाज नो कोरेस्पोंडेंस बिटवीन द हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड जॉनसन्स अकाउंट ऑफ देम। इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में यूज़ करने से आपको उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है किसी भी वर्ड की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं सेंटेंस के, ये आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले Q आ जाएगा, और फिर आ जाएगा R, फिर आएगा P, और फिर आएगा S। ऐसा क्यों होगा, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो, जो स्टेटमेंट Q है हमारी, ये हमारा फर्स्ट होगा सीक्वेंस में। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को, सेंटेंस के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, और इसके बाद आ गई है हमारी वर्ब। अब सेकंड जो है हमारा पॉइंट क्या है, आर। तो स्टेटमेंट आर जो है ये फॉलो करेगी स्टेटमेंट क्यू को, मतलब इसके बाद आएगी, क्योंकि इट स्टेट्स व्हाट हैज़ बीन टोल्ड टू द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन से क्या कहा गया है ये इसको एक तरह से दर्शा रहा है। तो आई वॉज टोल्ड यू, इसके बाद आ जाएगा तुरंत ये यू लुक्ड आफ्टर। फिर आएगा हमारा स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट पी विल फॉलो स्टेटमेंट आर एज इट कनेक्ट्स लुक आफ्टर विद इट्स ऑब्जेक्ट हिम। तो ये लुक आफ्टर को कनेक्ट कर रहा है किससे, हिम से कनेक्ट कर रहा है, लुक्ड आफ्टर हिम, इसलिए हमारा इसके बाद आ जाएगा ये वाला। फिर आएगा हमारा लास्ट वाला एस। तो स्टेटमेंट जो एस है ये आर गलती से लिखा गया है, स्टेटमेंट एस विल बी द लास्ट पार्ट। तो इस तरह से हम इसका सेंटेंसेस का जो पार्ट्स हैं अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडियम या फिर फ्रेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ईडियम्स और फ्रेजेस आपके काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो इसमें ईडियम दिया हुआ है हर्ट मिस्ड अ बीट। तो इसका हमें सही उत्तर बताना है।
सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेरी एक्साइटेड। तो अगर हम फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं कि हर्ट मिस्ड अ बीट, उसका मतलब होता है वेरी एक्साइटेड या फिर सरप्राइज होना। तो इसको अगर डिटेल में देखें तो हम ये समझेंगे कि इट इज़ एन इडियमेटिक फ्रेज एंड इज़ यूज टू से दैट समवन इज़ वेरी एक्साइटेड, या फिर सरप्राइज हो सकता है वो, या फिर फ्राइटन। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं हर्ट मिस्ड अ बीट। तो अगर इसको हम वाक्य में यूज़ करें, मतलब सेंटेंस में यूज़ करें, तो ग्लैंसिंग अप एट रिक्स फेस शी फेल्ट हर हार्ट मिस अ बीट। तो एक तरह से वो कहते हैं ना, हम हिंदी में भी कह सकते हैं, जैसे दिल की धड़कन रुक जाना, कुछ इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये वर्ड दिया हुआ है सिमिलर, इसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है। सिमिलर का अपोजिट हो जाएगा डिसिमिलर। तो इसका आंसर आपको इजीली मिल सकता है क्योंकि एक जैसे ही दोनों लग रहे हैं। तो डिस इसमें ऐड करने से बन गया इसका अपोजिट मीनिंग। तो सिमिलर का मतलब होता है ऑलमोस्ट द सेम। तो इसका अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो वी हैव सिमिलर टेस्ट इन म्यूजिक। और डिसिमिलर को हम कहते हैं नॉट द सेम, जो कि मतलब सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये है आपके बाकी के वर्ड्स जो डिसिमिलर से अलग दिए हुए हैं, इनका आप चाहें तो मीनिंग समझ सकते हैं। जैसे कि अपोज जो होता है, अपोज होता है टू डिसएग्री विद समथिंग सच एज ए प्लान और आइडिया। किसी प्लान और आइडिया के से आप डिसएग्री हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, अपोज। और अगर बात करें इसके सेंटेंस में यूज़ की तो आप देख सकते हैं कंटेन होता है इफ़ समथिंग सच एज ए बैग बॉक्स और प्लेस कंटेन्स समथिंग, मतलब किसी बैग बॉक्स या फिर प्लेस में कुछ अगर है, शामिल है, कुछ कंटेन्स है कुछ, तो उसे एक तो कंटेन्स को हम ये कह सकते हैं, मतलब एक तरह से हिंदी में अगर कहेंगे किसी चीज़ के कोई अंदर कोई चीज़ शामिल होना या फिर उसमें वो शामिल होना किसी भी तरह से हम कह सकते हैं कंटेन्स। काइंड होता है सेइंग और डूइंग थिंग्स दैट शो दैट यू केयर अबाउट अदर पर्सन एंड वर्क टू हेल्प देम और मेक देम हैप्पी। मतलब किसी को खुश करने के लिए आप अगर कुछ करते हैं और तो वो आपकी केयर दर्शाता है किसी दूसरे इंसान के लिए, तो उसे हम कहते हैं काइंड, यानी हिंदी में कहें तो दयालु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से ईडियम आ गया आपका। तो ईडियम अगर हम देखें ये है ब्रिंग होम द बेकन। इसका हमें बताना है क्या इसका मीनिंग होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका टू अर्न मनी टू लीव। तो इट इज़ एन इडियमेटिक फ्रेज विच मीन्स टू प्रोवाइड इनफ मनी टू सपोर्ट योर फैमिली। इनफ मनी टू सपोर्ट योर फैमिली, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका फ्रेज क्या है, ब्रिंग होम द बेकन। इसको हम अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो कर सकते हैं कुछ इस तरह से, आई कांट सिट अराउंड ऑल डे, समवंस गोट टू ब्रिंग होम द बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रैकेट में थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है सेंटेंस का, वो हमें बताना है कि इसका अगर हम रिप्लेसमेंट करें तो किस वर्ड से कर सकते हैं, और या फिर हम ये बता सकते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट हम बताएंगे। तो देख लेते हैं इसको एक बार। शी विजिटेड हर आंट जस्ट बिफोर अ वीक। तो क्या ये सही है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शी विजिटेड हर आंट जस्ट अ वीक अगो। अब क्यों ये सही होगा एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो एरर है वो है हमारा एडवर्ब बिफोर में। अब क्यों है देखो, अगर हम बात करें इन शब्दों की, इनके अगर मीनिंग की बात करें दोनों के, तो देखो जो अगो होता है इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू शो हाउ फार बैक इन द पास्ट समथिंग हैपन। जैसे कोई अगर घटना हुई है तो वो पास्ट में कितना टाइम पहले हुई है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, हर हस्बैंड डाइड 14 ईयर्स अगो। तो मतलब 14 साल की पहले की जो घटना अगर उसे हम बता रहे हैं तो उसके लिए हम अगो का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 14 साल पहले की ये बात कर रहे हैं। और ये पहले इसलिए हम यूज़ करेंगे बिफोर, मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन हम इनको यूज़ जो करते हैं वो अलग अलग तरह से करते हैं। बिफोर हम कैसे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन इवेंट अर्लियर देन ए पर्टिकुलर इवेंट और एक्शन ऑफ पास्ट। कोई पास्ट का कोई एक्शन है या फिर कोई इवेंट है, उससे बिल्कुल पहले की घटना को बताने के लिए हम क्या करते हैं, बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई सॉ हर अ फ्यू डेज बिफोर शी डाइड। तो मतलब उसके मरने से पहले, कुछ दिन पहले ही उसको देखा था मैंने। तो इस तरह की घटनाओं के लिए हम क्या करते हैं, बिफोर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि कोई घटना कब हुई है, कितने टाइम पहले हुई है, तो उसको दर्शाने के लिए अगो का यूज़ करते हैं।
अब इसमें क्योंकि एडवर्ब का यूज़ हुआ है तो एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं। अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और अ होल सेंटेंस। अगर कोई वर्ड वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को या फिर पूरे सेंटेंस को थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा अर्थ प्रदान करता है या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, तो वो होता है हमारा एडवर्ब। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शी विजिटेड हर आंट जस्ट अ वीक अगो। तो क्योंकि ये टाइम की बात बता रहा है, कितने टाइम पहले ये घटना हुई, तो अ वीक अगो ये सही आंसर होगा। सही। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं। इसमें लाइन दी हुई है अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मॉग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो मॉग कहलाता है जहां पर बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट स्पेशली टू बी आइडेंटिफाइड और क्लेम्ड। इसको हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, द बॉडीज वर टू बी ट्रांसफर्ड टू अ मॉग वेयर रिलेटिव्स कुड कम एंड हेल्प आइडेंटिफाई देम। तो जहाँ पर जो बॉडीज हैं, डेड बॉडीज रखी जाती हैं और उनको आइडेंटिफाई कराते हैं उनकी फैमिलीज से, उस जगह को हम बोलते हैं मॉग इंग्लिश में। बाकी वर्ड्स की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्चर्ड, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर ट्रीज जो है उगते हैं, उगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहेंगे तो बगीचा कहेंगे। तो ये होगा इसका मीनिंग। और लेयर का मतलब होगा, मतलब एक तरह से वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है वही है ये। लेयर जो है ये किसके लिए यूज होता है, ये है द प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल हाइड्स एंड स्लीप्स। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो गुफा होती है या फिर उसको मांद भी कह सकते हैं, तो वो वहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं वो छुपे रहते हैं या फिर सोने की उनकी जगह होती है। फिर है हच। हच जो है वो क्या होता है, अ स्मॉल वुडन केज, यानी कि बॉक्स हम कह सकते हैं एक तरह से। एक बॉक्स होता है छोटा सा, दैट स्मॉल एनिमल्स आर कैप्ट इन स्पेशली रैबिट्स। तो रैबिट्स जैसे जो छोटे जानवर होते हैं उनको रखने के काम आता है। तो एक लकड़ी का बॉक्स होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेंटेंस के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, और अगर नहीं है तो भी इसके लिए फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड जो पार्ट है हमारा इसमें एरर है, और ये भी एरर है हमारा नॉक में। तो आप ध्यान देंगे अगर, तो वाज जो है, देखो वाज से पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, सॉरी, और इसमें ये जो है हमारा पैसिव में है। ये क्योंकि पैसिव में है तो इसलिए पैसिव बनाते वक्त क्या हो जाती है, वर्ब की फॉर्म थर्ड हो जाती है, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखो नोक जो है वो नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद नोक्ड, तो नोक्ड हो जाएगा ये, तब हमारा सेंटेंस सही होगा बिल्कुल। तो जो सेंटेंस दिया गया है वो हमारा एक तो पैसिव स्ट्रक्चर है इसका, यानी पैसिव वॉइस में है, और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस वही वाज वर जो हम जिसमें लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ये स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं पैसिव स्ट्रक्चर की। तो पहले इसमें आता है ऑब्जेक्ट वाज वर, फिर आती है थर्ड फॉर्म वर्ब की, फिर बाय लगाते हैं हम, और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव, अगर हम पास्ट का बना रहे हैं तो इसको सेंटेंस में अगर यूज़ करें तो मतलब हम इस तरह से एग्जांपल बता सकते हैं, क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। सिंपल पास्ट टेंस कौन सा होता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट, फिनिश्ड इन पास्ट एंड हैज़ नो रिलेशन विद द प्रेजेंट। जिसका कोई प्रेजेंट से रिलेशन नहीं है, ये स्टार्ट भी पास्ट में हुआ था और फिनिश भी पास्ट में हुआ था, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह का होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट जो भी हो। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये ही प्लेड क्रिकेट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसी का देखो हमने ये बनाया था पैसिव, जिस तरह से बन जाएगा। पैसिव वॉइस क्या होता है, द पैसिव वॉइस इज यूज टू शो इंटरेस्ट इन द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट एक्सपीरियंस एन एक्शन रेदर देन द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म्स द एक्शन।
तो इसमें बात होती है एक्सपीरियंस की। अगर किसी ने कोई एक्सपीरियंस किया होता है तो वो बताता है किसी और के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आवर सैलरीज हैव फिल इन द ब्लैंक ओवर द ईयर्स। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट वर्ड होगा, वो हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, इंक्रीज्ड। तो आवर सैलरीज हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। तो सैलरी जो होती है वो हमेशा बढ़ती है जैसे कि साल बीतते जाते हैं। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो इंक्रीज का देख लेते हैं पहले। इंक्रीज होता है अराइज इन अमाउंट, नंबर और डिग्री। तो नंबर या फिर अमाउंट में हम कह सकते हैं वृद्धि होना, उसको ही हम कहेंगे इंक्रीज होना। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, टू इम्प्रूव, डेवलप और अचीव थिंग्स सो दैट यू आर देन एट अ मोर एडवांटेज स्टेज, एडवांस स्टेज। प्रोग्रेस मतलब एक तरह से हिंदी में कह सकते हैं तरक्की करना। तो डेवलप्ड का मतलब होता है एडवांस्ड और पावरफुल। इसको अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो करेंगे शार्क्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। फिर आएगा एडोर्ड, टू लव समवन वेरी मच एंड फील वेरी प्राउड ऑफ देम। तो इसका सेंटेंस में यूज़ आप देख सकते हैं, हर हस्बैंड हुम शी अडोर्ड कन्फेस्ड दैट ही हैड बीन सीइंग अदर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर एरर है तो वो बताना है, नहीं है तो वो भी बताना है। तो इसमें हम अगर देखें तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो थर्ड पार्ट है हमारा उसमें एरर है अलोंग अ वीक में। तो इसको अगर बात करें तो अलोंग के साथ जो है ये हमारा एरर है, क्योंकि जो अलोंग है ये प्रिपोजिशन है और ये शो करती है शो मूवमेंट इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन। अगर कांस्टेंट डायरेक्शन में आपकी कोई मूवमेंट हो रही है उसको दर्शाने के लिए हम अलोंग का यूज़ करते हैं। ये प्रिपोजिशन है एक। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वी वर ड्राइविंग अलोंग अ नैरो रोड। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें साथ ही साथ, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को रेगुलर फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।